कहाँ तक कर लिया ये वाले पॉइंट्स ना सिर्फ, ठीक है। डिजिटल वाटर मैनेजमेंट पढ़ लिया। वेस्ट वाटर प्रोसेसिंग, वो लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर आर डिस्चार्ज विदाउट प्रायर एडिक्वेट ट्रीटमेंट, लैक ऑफ कंट्रोल ओवर वाटर वेस्टेज, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। एमर्जिंग इनोवेशंस ने बोला कि ये सब मत करो, रिकवरिंग फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, तो हम वो ध्यान रखते हैं। उसके अलावा एडवांस्ड फिल्ट्रेशन, तो नाउ ड्यू टू pressing water scarcity problems, startups are paying more attention to fresh and creative methods of water filtration. Nanotechnology advances are enabling the development of filtration membrane that remove hard to capture micropollutants, ठीक है। वही सब कुछ फिल्टर प्रॉपर्ली करे। अगला पैराग्राफ कट कर दिया। फिर फ्लड प्रिवेंशन में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ एक्सट्रीम ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। ये समझ में आ रहा है? एक ही साथ सूखा भी पड़ रहा है और बाढ़ भी आ रही है। कैसे? जो सूखा पड़ जाए तो गर्मी की वजह से, अगर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो बारिश आएगी, बारिश से फ्लड आएगी। गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो बारिश आएगी, तो ठंड हो जाएगी दोबारा, फिर गर्मी कैसे पड़ेगी? तो ठंड का कहाँ लिखा है? तो बारिश आएगी तो बाढ़ आएगी। जैसे इस साल हुआ एक्सट्रीम ड्रॉट्स और फ्लड्स मोस्टली उसकी वजह से होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से आइस पिघलती है। तो वही तो मैंने कहा, बारिश आएगी। गर्मी आएगी तो बारिश आएगी, इवैपोरेशन फिर ज़्यादा होती है। तो Recent advances involve not only improved device design but also include solutions that facilitate monitoring, forecasting, and catastrophe modeling. Enhanced water gates, properly protectors, dams, floods, ये सब आपके responses हैं to the disaster. उसके अलावा अगला पैराग्राफ कट के वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी के बारे में बता रहे हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इसका भी खाली फर्स्ट पैराग्राफ वहाँ के, अगला कट। डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर एंटायरली कट कर दो पॉइंट, इनोवेटिव और डिसेलिनेशन सब कट कर दिया। उसके बाद तुम्हारा टॉपिक है केसेस ऑफ वाटर मैनेजमेंट बाय कॉर्पोरेट सेक्टर। अब ये ना अलग अलग एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि DS ग्रुप ने क्या किया, JK टायर वालों ने क्या किया, पेप्सिको ने क्या किया। तो कोई एक आधा तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो वाटर ऑडिट है, ये सब भी वही है कि भाई CS कंपनी है, उसने ये वाटर ऑडिट करने लग गए वो लोग, तो सब इकट्ठा ही है। नेक्स्ट पेज भी पूरा वही सब है। नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर सही में करता है या ऐसे नाम कहते रहते हैं? नहीं कहते हैं, करता है, होगा। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट आ जाओ स्ट्रेट अवे, बाकी सब सेम ही है। वेस्ट मैनेजमेंट वही रेफर्स टू वेरियस स्कीम्स टू मैनेज एंड डिस्पोज ऑफ वेस्ट। It can be by discarding, destroying, processing, recycling, reusing or controlling waste. The prime objective of waste management is to reduce the amount of unusable materials and to avoid potential health and environmental hazards. The process of managing unwanted waste items that have served their purpose but are no longer useful is referred to as waste management. It is noted that the modern concept of waste management covers, पहले 3 आवर्स थे ना, अब 7 हो गए हैं, 7 आवर्स हो गए हैं, अभी पहले 3 थे ना, 7 आवर्स। रीथिंक, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रेगुलेटेड, रिसर्च, ये 3 पढ़े थे मैंने पहले। बढ़ गए अभी। उसके बाद उन्होंने हद कर दी, पूरा डोमेस्टिक वेस्ट, घर का कचरा बताया, फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट बताया, फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट बताया और कमर्शियल वेस्ट बताया। उसके बाद उन्होंने बताया एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। उसमें सेग्रीगेशन, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया और केले का छिलका बायोडिग्रेडेबल हो गया। हाँ नहीं ठीक बोला। उसके बाद तुम्हारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट वो प्रॉपर बता रहे कि नहीं बोलते दो डस्टबिन बनाना वाला ग्रीन और ब्लू। हाँ, तो ये सेग्रीगेशन एक में वेट वेस्ट, एक में ड्राई वेस्ट। तो सेग्रीगेशन पूरा लिखा है, वेट ड्राई सब लिखा है इधर, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट किया, फिर कंपोस्टिंग किया। उसके अलावा लैंडफिल्स वो एरियाज हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा वेस्ट डिस्पोजल होता है, वो दिल्ली में जाते हैं। पहाड़। Landfill is another method to manage huge amounts of biodegradable waste in a landfill. Garbage buried in such a way that it does not damage the environment. कैसे? Garbage buried inside पहाड़, लैंड को फिल कर दिया वो डंप किया होगा। Garbage is buried inside landfill stays here for a long time as it decomposes very slowly. After landfill is full, it can be converted into a bark pile.
क्या पता लग रहा है अंदर वो है। कचरा क्या ही बता वहाँ ना पे वैसे कचरा ही ये होगा। कचरे को ना कुछ टाइम बाद स्पेस में भेजने लग जाएगी, मेरे को जहाँ तक लगता है। वहाँ से बोलते हैं ना। कचरे को छोटे छोटे मतलब बहुत सारा तो कई फिर वो टन, उड़ के धीरे-धीरे कई हजारों किलो टन वो जैसे छोटा सा गोला सा घूम बना के रहा होएगा उसको बाहर गैलेक्सी भेज देंगे इसके साथ। ये एस्ट्रोनॉट के मुंह पे थैली आ रही है। स्पेस वेस्ट भी तो कितना ज्यादा हो रहा है। कैमरा लगता है। स्पेस वेस्ट भी तो कितना ज्यादा हो रहा है, जो ऊपर वो जाते हैं। स्पेस वेस्ट हो रहा है। नहीं स्पेस में वेस्टिंग अब वो भी तो बहुत ज्यादा हो रहा है कि सैटेलाइट वगैरह जाती है, वो सारा वहीं पे रहते हैं, वापस थोड़ी आती है। मतलब जो अगर चीज वो खराब खत्म हो हो गई जाती वो है लेके ना। थोड़ी आते हैं क्योंकि उसके तो और खर्चा सैटेलाइट की भी टाइमिंग होती है कितने टाइम तक ही चलती है, वो थोड़ी लाइफ फिर टाइम वो चलती वही रहती रहेगी। है क्या हाँ, उड़ती जब थोड़ी घूमती रहती है और तो क्या होता है ग्रेविटी है नहीं तो ना खत्म float- उसकी बैटरी खत्म। नहीं उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वैसे ही घूमती रहती है बस सारा नहीं पर टाइम। वहाँ पे वो थोड़ी ना ग्रेविटी थोड़ी है नीचे गिरने के लिए। वहाँ पर एलियन आके चुरा के ले वो तो जाते अपने हैं। ग्रेविटी को पार करके बाहर हो गए हमारी अर्थ की टेक्नोलॉजी चुरा रहे हैं एलियंस। वो भी जो चल नहीं रहे हैं क्या। नहीं वैसे एलियंस तो महंगे होगा ना। जो बंदे होने स्पेस चाहिए। में जाते हैं सारे वापस आते हैं कि नहीं आते? ठीक है नहीं आते सुनीता विलियम्स आई नहीं आई आ गई मर तो गई थी आते आते, वही मरी थी, कौन सी मरी थी? सुनीता विलियम मर गई। सुनीता विलियम भी तो अभी जो गई थी। धर्मेंद्र मर गया। अरे उसको तो छोड़ यार, उसका क्या करना, हमने छाड़ डाल। आप उसके घर वाले भी उसको याद नहीं करेंगे। क्यों? क्यों याद करेंगे? हाँ ऐसे क्यों बोल रहे हाँ नहीं मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, एक्टर तो अच्छा था, कौन याद करता हैं? है? सच में मर गया क्या? अभी फेक हाँ, न्यूज़ ही आ नहीं, रही सच है। में। सच में मर गया। कौन याद करता है मैम? 2 से 1 साल बाद 1.5 साल में तो भूल जाना है। फिर भी मेरे को तो नहीं लगता कोई याद करता है तो वो नहीं करेगा अपने घर वालों को। भाई, 2 साल बाद अच्छा, नहीं याद अच्छा। रहता है यार। मेरे पापा दुखी हो रहे हैं करते हुए। हाँ मेरे पापा मेरे को पापा का पसंद था, favorite actor है। सारों को सब, हाँ जब बड़े जो लोग हैं सबको यही पसंद था, धर्मेंद्र हो गया, एक आधा वो हो गया, जैसे अच्छा, चंकी पांडे पुंडे था, ऐ हाय बढ़िया नहीं था वो जो पास्ता तुझे पसंद आएगा। पास्ता मुलंदर पास्ता क्या था? चल चल और फालतू वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सेग्रीगेशन लैंडफिल और कंपोस्टिंग हुआ। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट which cannot be decomposed easily as are called as non biodegradable, do not cut undergo rotting, for example polythene, plastics, aluminium cans, iron nails etc. फिर ठीक है, अब ना ये फॉलोइंग टेक्निक्स में भी एस्पाउस्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये देख लो खाली रिसाइकलिंग है एक, उसके अलावा इंसिनरेशन होता है। इट इज वाइडली यूज्ड टू मैनेज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट व्हिच इज नॉन रिसाइक्लेबल एज वेल। It involves waste decomposition using temperature above 5000 degrees and can help minimizing the trash volume. लोग इतनी ज़्यादा टेम्परेचर उसको जला कर देते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल मैनेजमेंट, ये मतलब ये अलग अलग बंदे को बोल रहे हैं कि तुम अपने तरफ से ध्यान रखो, प्लास्टिक मत यूज़ करो, फेंक मत, ये वो मत करो, ऐसा वैसा मत करो। ठीक है, उसके बाद लास्ट पैराग्राफ को तुमने कट ही कर देना है। फॉर्म्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट और कचरा शुरू हो गए लोग, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, ये सब अलग अलग टाइप का वेस्ट। बायोमेडिकल ई वेस्ट, सच में पूरा वेस्ट शुरू हुए सब। सॉलिड वेस्ट आ गया, लिक्विड वेस्ट आ गया, बायोमेडिकल वेस्ट वो हॉस्पिटल्स की यूज सिरिंजेस, पट्टियाँ पुट्टियाँ, ये सब वो सब हो ह्यूमन गया। वेस्ट नहीं आया। वो तो वाले लिख रहे हैं सॉलिड लिक्विड में आ गया ना। सॉरी डिलीवरी। पर वो तो बायोडिग्रेडेबल होती है मैम। हाँ तो बायोडिग्रेडेबल। तो ये तो वेस्ट ही है ना, यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल कब बोला किसने? अच्छा हाँ, नॉन बायोडिग्रेडेबल तो खत्म हो गया। तो फिर तो लोगों को खेतों में करनी चाहिए क्या खेती में करनी थी क्या? वेस्ट वेस्ट। ये जब बायोडिग्रेडेबल सीधा कंपोस्ट हो जाएगा। कंपोस्ट हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे पौधों को। फॉर्म्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट पूरा ना ये हंसना क्यों रहा? मुझे हंसी नहीं आ रही। यहाँ से भी कट कर दे, अगला पेज भी कट कर दे, उसके बाद ये बात है ना? नाम पढ़ना था, इसका नाम पढ़ लेते सिर्फ। नाम भी मत किसके पढ़ने के, ये इसके Forms of- नाम सॉलिड लिक्विड बायो ई, सीधा ई वेस्ट पे आ जाओ। ई वेस्ट मैनेजमेंट भी अभी वो पता है, वो पुरानी यूज सीडीज हैं, पुराने फोन्स हैं हमारे, पेन ड्राइव्स हो गए, कंप्यूटर्स ये हो गए, सब फोन्स की। हो गए, ये सब तो ये लोग chips बोल हो रहे गए। हैं कि थोड़ा सा ई वेस्ट मैनेजमेंट, अब ये वाली चीज़ें भी हैं, ये भी जल्दी अपने कंपोस्ट नहीं हो पाती, या
डिस्कार्ड नहीं कर पाते हो, पुराने टेलीविजन, पुराने वो स्टीरियोज, ये सब मतलब अभी वो जो नया कॉन्सेप्ट आ चुका है क्लाउड स्टोरेज और ये सब करने का, तो वो सब करो, वो हार्ड ड्राइव वाली सब मत यूज़ करो और ऐसे सब, तो बस यही बोल रहे हैं इस फर्स्ट पैराग्राफ में। तो पहले इज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स दैट अनवांटेड, नॉट वर्किंग एंड नियरिंग और एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, कंप्यूटर्स, टेलीविजन, वीसीआर, स्टीरियोज, फैक्स मशीन्स एक्सेट्रा। ये हो गए तो इलेक्ट्रॉनिक ये वैसे वेस्ट मटेरियल को ना उस साइड भर सकते हैं जहाँ पर जैसे जमीन बहुत ज़्यादा नीचे होती है ना, उसको ऊपर तो करते ही हैं, उसके अंदर वेस्ट मटेरियल सारा सारा भर जमीन दो। बहुत ज़्यादा नीचे होती है। जैसे होती नहीं है जमीन, जैसे जहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने या तो कुछ हो तो ज़मीनें नीचे होती हैं, रोड से नीचे होती हैं 2-2 फुट, अच्छा अच्छा, 1-2 फुट नीचे होते हैं, उसको भराव तो करती हैं लोग, ऊंची भी उठाते हैं, तो उसके अंदर वेस्ट मटेरियल ही भर दो। हमारी जो टाइलें टूटी थी जब बाथरूम में बना, तो हमने सारा तोड़ के अपने नीचे वाली टंकी में भर दिया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज अ जेनरिक टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल टाइप्स ऑफ ओल्ड, एंड ऑफ लाइफ और डिस्कार्डेड मटेरियल इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ पैराग्राफ, इन इंडिया गवर्नमेंट हैज एम्ब्रेस्ड न्यूमरस इनिशिएटिव्स टू फॉर्मलाइज द ई-वेस्ट रिसाइकलिंग सेक्टर of the country. The e-waste management rules provide for compulsory authorization of the dismantling and recycling units from the concerned state pollution control board, pollution control committees, etc. ठीक है, बाकी कट measures to reduce e-waste आ जाओ, 2 points दिए हुए हैं, reduce purchase and organize them accordingly, और cloud storage, donate and resold, donate and resell दोनों में। उसके बाद एग्जाम्पलर्स, एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल दिया है कुछ ऐसा, ये ऐसे एग्जाम्पल्स तो नहीं है, ये टाटा टूटा सबके दिए हुए हैं। ये तो पीछे है ना, कहाँ ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सस्टेनेबल नहीं वेस्ट नहीं वो नहीं, मैनेजमेंट ये वापस से दिया है, ग्रीन इनिशिएटिव्स इन इंडिया करके नाम दर करके बहुत सारे दिया मेरे को, महिंद्रा और ये सब, थोड़ा पुराना होगा ये भी, नहीं हमारे को नहीं दिया। इनको समझ ही आ गया कि वेस्ट ही हो रहा है, उसका न्यू किताब में नहीं नहीं छपा। पर आगे है, आगे है। हायर एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव्स, कर भारतीय KFC, टाटा केमिकल। एक पढ़ लेना अगर ज़्यादा है तो, मैं पढ़ूंगा फिर जाके, कैसा लग रहा है कोई एक पढ़ लेना, मतलब पीछे का तो पढ़ना है ना, हिंदुस्तान यूनिलेवर ही पढ़ लेना ना हम लोग सब लोग, चलो अभी पढ़ना है। नहीं और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का यूरोपियन ग्रीन डील नहीं है, तो प्लास्टिक वो तो पहले वाला टॉपिक है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। ये आगे रहेगा देखो आपके, मेरा तो खत्म होने वाला है। फिर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है आपके पास, और तो पता ही है वैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट क्या है क्या नहीं है। इतना बड़ा है। और उसके बाद अब हमारे में है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी नहीं। और उसके बाद हमारे में है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया। फिर है केस स्टडी ऑन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। फिर आएगा यही आपके में सब कहाँ मैं कराती बैठूंगी। और यूरोपियन ग्रीन डील का क्या है? आपके पेपर में ना दे वो दिक्कत। यूरोपियन ग्रीन अरे डील भूल जाऊंगी कब करवाऊंगी, देखती हूँ बुक भी तो नहीं मिली। यूरोपियन ग्रीन डील पढ़ना है ना, काम का है। तो पढ़ी लेंगे इसमें क्या है कि इनिशिएटिव सॉरी द बेनिफिट्स तो ही ये पढ़ेंगे। इंक्रीज मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग कितने माइक्रो इतने मिनिमम क्रोनोलॉजी है, थिकनेस इतने वो तो पढ़ेंगे यहाँ। क्रोनोलॉजी सारी कट होगी। बेनिफिट्स ऑफ यूरोपियन ग्रीन डील पढ़ने हैं। फिर एक GRI है, ये तुम्हारे में है ना? हाँ ये पढ़ना है। ये तो हमने पहले भी पढ़ा। हाँ पढ़े। हाँ जी। यूरोपियन ग्रीन डील यहाँ से शुरू करूँ। As it is a widely accepted fact that climate change and environmental degradation are an essential to Europe and the globe. In view of this, to overcome these challenges, European Commission embraced the European Green Deal, a roadmap to making EU economic sustainability. इतना नाम करो, अगले टाओ।
The European Green Deal aimed to transform the EU into modern, resource efficient and competitive economy by ensuring पहला the no बात करना इसको the no net emissions of greenhouse gases by 2050, economic growth decoupled from resource use and no person and no place left behind. तो no net emission मतलब कहाँ पर है? ग्रीन डील के 3 पॉइंट्स थे, इसे बुलेट पॉइंट्स मिल गए। जो पहला 2050 नो नेट एमिशन मतलब जितना आप कार्बन एमिशन करोगे ना उतना ही ज़्यादा उसको कम करने की भी कोशिश करना। जैसे अगर कार्बन एमिशन हो रहा है, इक्विवेलेंट अमाउंट हमने पेड़ लगा दिए जिससे कार्बन रिड्यूस हो जाए, तो आपका नेट एमिशन ज़ीरो हो जाए। हम कार्बन एमिशन मना नहीं कर रहे क्योंकि वो तो होगा ही होगा, पर नेट एमिशन ज़ीरो हो जाना चाहिए। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ डीकपल्ड फ्रॉम रिसोर्स यूज, मतलब आपकी जो आपका जो ग्रोथ है या इकोनॉमिकली जो भी आप ग्रो करोगे उसके वजह से रिसोर्सेज पर ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े, है ना। तो आपका इकोनॉमी का ग्रोथ और रिसोर्स का यूज़ को अलग अलग करो, डीकपल करो, ठीक है। अदर दैन नो पर्सन एंड नो प्लेस लेफ्ट बिहाइंड, जैसे कि एक जगह डेवलप हो रही है तो होते ही जा रही है, पर जो कुछ गांव है वो वैसे ही पड़े हैं या कुछ जगह है वो वैसे ही पड़ी है, तो वैसा ना हो, सब सारी जगह सारे लोग इकट्ठे आगे बढ़े। ये क्रोनोलॉजी कट होगी दोनों पेज। उसके बाद बेनिफिट्स आगे आजा अगला पेज। द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन ग्रीन डील, अब ये भी फटाफट हो जाएंगे। द यूरोपियन ग्रीन डील विल इम्प्रूव द वेलबींग एंड हेल्थ ऑफ सिटीजंस एंड फ्यूचर जनरेशंस बाय प्रोवाइडिंग फ्रेश एयर, क्लीन वाटर, हेल्दी सॉइल, ये सब, रेनोवेटेड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग, हेल्दी एंड अफोर्डेबल फूड, more public transport, cleaner energy and cutting edge technology, long lasting products that can be repaired, recycled and reused, future proof jobs। future proof jobs मतलब आजकल AI की वजह से जॉब्स जा रही है, तो ऐसी कोई जॉब्स जो जाएंगी नहीं, globally competitive and resilient industries एक्सेट्रा, ठीक है। फिर तुम्हारा है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव GRI। अब जो ये तुम्हारे वहीं वाला था, हाँ सेम है ये, वहाँ पर जब तुमने पढ़ा था तो तुमने इस हिसाब से पढ़ा था कि ये एक टाइप का रिपोर्ट है ना। इस आपको ऐसा रिपोर्ट करना पड़ता है। इस चैप्टर में लोगों ने क्यों डाल दिया, क्योंकि GRI के अंदर एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग भी होती है, तो उन्होंने वो रिपोर्टिंग को एनवायरमेंट के चैप्टर में डाल दिया। वहाँ पर बेटर देते तो ज़्यादा अच्छा था, बट ठीक है चलो। तो फॉर मोर देन दिस नंबर ऑफ ईयर्स GRI हैज़ developed and provided globally recognized standards for organizations to communicate and disclose information, placing accountability for the impact on environment, economy and people, right। 3 टाइप का GRI is developed and provided, ये global standards for economic ये और ये, करेक्ट। तो इसमें उन्होंने क्या बोला, these standards are interconnected in a structured manner in order to provide complete disclosures, right। इसमें उन्होंने क्या मेन आपको बोला क्या गया है कि आपको 3 चीज़ों पर रिपोर्ट करना है, क्या क्या, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, पीपल। एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, पीपल, ये 3 चीज़ पे रिपोर्ट करना है, ये बात है। बट ऑफ कोर्स इन अ ये स्ट्रक्चर्ड मैनर, ताकि आप इन तीनों चीज़ों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ लिंक कर सकें। आपको रिपोर्ट इन 3 चीज़ों से करना है फॉर द पर्पस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आया समझ, है ना। उसका मेन मोटिव मत कंफ्यूज करना, ये चीज़ है, ठीक। उसके अलावा एनी ऑर्गेनाइजेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज कैन अडॉप्ट दीज स्टैंडर्ड्स। These standards also assist stakeholders and other information users understand what is expected from an organization to report on and use of the information published by organization in various ways, right। The GRI standards are modular system consisting of तीन टाइप के GRI standards है, यूनिवर्सल, सेक्टोरल और टॉपिक, ठीक है। अब यूनिवर्सल मतलब जो हर कोई फॉलो कर सकता है, इजी, राइट। हर एक कंपनी को GRI ये वाले यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स फॉलो इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्टोरल मतलब कि कुछ सेक्टर्स ही करेंगे, और टॉपिक मतलब ये हर सेक्टर में से वो वाला टॉपिक आप फॉलो कर सकते हो। तो पहला यूनिवर्सल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फाउंडेशन, जनरल और मटीरियल टॉपिक्स, राइट। तो तुम्हारा यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स अप्लाई टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऐसा कहते हैं कि प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लाइक द पर्पस ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स, critical concepts and clarifications for using the standards. It comprises of principles such as accuracy, balance and verifiability. तो क्लैरिटी बताते हैं भाई, मेन है ना जो फाउंडेशन जो नाम लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि पहला वाला जो GRI स्टैंडर्ड है ना, फाउंडेशन वाला, उसमें सिर्फ ये बताया कि GRI है क्यों आया, क्लैरिटी अबाउट इट्स पर्पस होगी, इट्स प्रिंसिपल्स होगी, किसी और के लिए कुछ नहीं बता रहा है, खुद का भी पहले जस्टिफिकेशन दे रहा है कि मैं क्यों हूँ, ठीक है। अच्छा, मतलब नहीं बता रहे इसमें यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स में से। हाँ,
यूनिवर्सल में पहले वाले में मतलब नहीं बताया, पहले वाले में अपना ही बता रहा है कि वाई आर द GRI स्टैंडर्ड। दूसरे में बता रहा है डिस्क्लोजर्स के बारे में कि आप एज अ कंपनी आपको क्या क्या डिस्क्लोजर्स करने चाहिए, गवर्नेंस के बारे में, अपने डायरेक्टर्स के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, देखो लिखा है ना स्टेक होल्डर, फिर प्रैक्टिसेस, फिर पॉलिसीज, फिर ऐसी कुछ कुछ चीज़ें। तो रिगार्डिंग दी ऑर्गेनाइजेशन आप क्या क्या डिस्क्लोज करोगे। उसके बाद GRI 3 आपके मटीरियल टॉपिक्स। इन मटीरियल टॉपिक्स में आपका आएगा कि वो मेन टॉपिक जो आपकी कंपनी से जुड़े हुए हैं और जो सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट करते हो। तो प्रोवाइड दी स्टेप्स थ्रू विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डिटरमाइन द टॉपिक्स that are most relevant to it in terms of impact. It provides use of sector standards in this process, and it also provides disclosures pertaining to material topics, the method of assessing the materiality and the management. Right? उसके अलावा तुम्हारा GRI सेक्टोरल स्टैंडर्ड्स हो गए। अब सेक्टोरल स्टैंडर्ड्स में कुछ भी नहीं बताया, बस बताया कि ये जो स्टैंडर्ड्स है वो 40 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। ये 40 अब आपकी जिसमें इधर 40 है, उधर 30 थे हैं और 9 थे उसके अंदर। प्रिंसिपल्स है ना वो तो कुछ और। 9 प्रिंसिपल 30 स्टैंडर्ड। तो ये सेक्टर है, फिर वो स्टैंडर्ड्स होंगे, ये सेक्टर्स हैं कि 40 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। और वो 40 सेक्टर्स में जिस पे भी वो अप्लाई करेगा उसको कंपलसरी फॉलो करना है भाई। आ गया। इसके अलावा टॉपिक्स दिए हुए हैं कि प्रिंसिपल्स डीलिंग विद पर्टिकुलर टॉपिक्स दिए हुए हैं। आया। बाकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर उसके 40 दे रखे हैं ना ना कुछ भी नहीं दिया उसमें से, खत्म हो गया चैप्टर। हाँ ये जो स्टैंडर्ड्स दिए हैं ना, ये कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हैं बस। ये वो जो है 40 वो सेक्टर है, जैसे सेक्टर मतलब सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक सेक्टर हो गया, ये सेक्टर हो गया। हर सेक्टर के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स देते कि तुम्हें ये ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हें ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस भी सेक्टर में आप फॉलो करते हो फिर आप उसको कंपलसरी फॉलो करो। उसके अलावा ये GRI स्टैंडर्ड्स के वो दिए हुए हैं अभी कि अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। उसमें से GRI 301 में मटीरियल्स के बारे में बोला है, फिर एनर्जी, फिर वाटर एंड एफ्लुएंट, फिर बायोडाइवर्सिटी, एमिशन। कुछ एक आधा 2 स्टैंडर्ड पढ़ सकते हो। बाकी है अंदर एनवायरनमेंट की बात की हुई है, मटीरियल में पैकेजिंग के बारे में बोल दिया, एनर्जी में सेविंग एनर्जी के बारे में बोल दिया। राइट, सो नथिंग मच फ्रॉम दिस चैप्टर। जो तुम्हारे 2 टॉपिक्स हैं वो क्या क्या है, प्लास्टिक वाला कुछ था ना, प्लास्टिक वो फिर अगला लेसन कौन सा है, एनवायरनमेंट। वो तुम पढ़ दोगे, क्या क्या करोगे वो वाला टॉपिक जो प्लास्टिक वाला रह गया। वो तो सारे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है, बाकी देख ले, नहीं समझ आता पूछ लेना। हाँ बता। इंक्रीज द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक, ऐसे ऐसे दे रखा है। ठीक है, फिर सारा पढ़ने की जरूरत है नहीं, कट जाएगा ये भी मतलब। बस ये है प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी। हाँ ये मेरे को थोड़ा एक कुछ हो सकता है अच्छा। एक बार इसको बंद कर देना क्रिश, फिर हम नया शुरू करते हैं।